Assalamu alaikum, everyone. Welcome to another podcast of the Can Park Learning. Today, we have another very special guest with us, none other than Abdul Basit, who is the head of admission process and Can Park, and he's also one of the co-founders of Can Park. Assalamu alaikum, Basit. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से? जी, Alhamdulillah. Basit has been in Canada for quite some time now. He's a graduate of University of Calgary, and he knows uh, a lot, I would say, regarding the admission process. So today's session is going to be all the queries regarding the admission process in Canada, and we have lined up a lot of questions. I hope that you will also share your questions as well. Do leave your comments, and we'll get to that at the end of the session. Let's get right into it. Basit, let's begin by saying that जी। what should a student consider while choosing a university? Like admission criteria के लिए students को एक university में क्या चीजें देखनी चाहिए when they're shortlisting the programs? अच्छा, इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोग्राम ऑफर होते हैं, ट्यूशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है यूनिवर्सिटीज़ की, प्रोविंस टू प्रोविंस, एरिया टू एरिया। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ टोरंटो वगैरह, वैंकूवर, इन एरियाज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव रिलेटिवली दैन द रेस्ट ऑफ दम। और इसके अलावा उसमें रैंकिंग आती है, फिर उसका एक एक्सेप्टेंस रेट आता है कि नॉर्मली किस जीपीए ब्रैकेट में एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है। फिर यूनिवर्सिटीज़ में कोऑप प्रोग्राम्स होते हैं विच इज़ बेसिकली पेड इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की कोऑप पार्ट ऑफ वो प्रोग्राम होता है। इन दैट केस ये होता है कि आप पहले 1-2 सेमेस्टर जो है वो अपनी कोर्सेज पूरे करते हैं। बिटवीन योर डिग्री 2 सेमेस्टर्स के बाद आप कोऑप प्लेसमेंट लेते हैं, जो कि एक फुल टाइम कह लें कि 12 से 16 महीने की प्लेसमेंट होती है। एक तो उससे काफ़ी ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है। बाय द टाइम यू ग्रेजुएट तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लस जो है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। ये सारी चीज़ें यूजुअली स्टूडेंट कंसिडर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। कोऑप के हवाले से अगर आप थोड़ी सी डिटेल और बता दें, बिकॉज वी हैव सीन समटाइम्स स्टूडेंट्स काफी इंसिस्ट करते हैं कि हमें कोऑप वाला प्रोग्राम ही चाहिए। तो अगर उस पे थोड़ी सी डिटेल आप और दे दें, व्हाट इज दैट एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? अच्छा, कोऑप सारे प्रोग्राम्स लाजमी नहीं है कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दें तभी साथ वो आपको कोऑप का लेटर भी इशू करें या उस पर मैंशनड हो कि आपका प्रोग्राम कोऑप है। नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप एक सेमेस्टर जब पढ़ लेते हैं तो बेस्ड ऑन योर एकेडमिक स्टैंडिंग जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको कोऑप प्रोग्राम में प्लेस करता है। फिर वो आपको एक लेटर इशू करते हैं जिस पे आप आईआरसीसी के साथ वर्क परमिट अप्लाई करते हैं कोऑप का। तो इट यू कैन बी एनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम लेटर ऑन। तो ये है कि आपको स्टार्ट पे नहीं है ज़रूरी, लेकिन इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है। आपको फुल टाइम इक्वल टू ग्रेजुएट पे करते हैं, लाइक द गवर्नमेंट कंपनसेट्स सब्सिडाइजेस द सैलरीज। तो दैट एम्प्लॉयर्स इज हैव वेरी नो नाइस। इशू। जी, उसमें एम्प्लॉयर्स हैव नो इशू हायरिंग यू। तो काफ़ी इजीली 80-90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू गेट कोऑप प्लेसमेंट्स। इट्स और नाइस। ये कोऑप जो है यूजुअली आफ्टर 2 years होता है या 3 years ऑफ अ 4 years बैचलर्स प्रोग्राम, अगर या तो हाउ डज दैट बैचलर्स वर्क? प्रोग्राम में, जी, बैचलर्स प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी नॉर्मली आपको 3 या 4 सेमेस्टर्स के बाद अलाउ कर देती है। उसमें फिर ये होता है कि यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल होता है जहाँ पे प्लेसमेंट्स आती हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में ही इंटरव्यूज़ वगैरह एंड एवरीथिंग कंडक्ट हो जाते हैं। तो आप उस पोर्टल से अप्लाई करते हैं। अंडर ग्रेड में 3 और 4 सेमेस्टर्स इसके बाद आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेड में भी 12 से 16 महीने की होती है। फॉर एग्जांपल मई में अगर आपकी जब सेमेस्टर ख़त्म हो रहा होता है तब वो स्टार्ट होती है और अगले फॉल सितंबर तक आपके पास 16 मंथ्स का गैप आ जाता है। तो नॉर्मली ये 16 मंथ्स ओह की ही नाइस। होती है। जी, और ग्रेजुएट ओके। स्टूडेंट्स को है एक सेमेस्टर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर वो बाय द टाइम दे स्टार्ट द प्रोग्राम, अगर वो टाइमली कोऑप्स पहले दूसरे महीने में ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आई हैव सीन पीपल सिक्योरिंग कोऑप प्लेसमेंट्स आफ्टर देयर फर्स्ट सेमेस्टर। अदरवाइज ये है कि 1 या 2 सेमेस्टर आपके जब हो जाते हैं तो ग्रेजुएट स्टडीज़ में आप तब स्टार्ट करते हैं।
सिमिलरली टाइमलाइन ग्रेजुएट स्टडीज़ की भी वही है, 8 महीने, 12 महीने या 16 महीने होती है। बिल्कुल ठीक। ओके, आई थिंक दैट वाज वेरी डिटेल्ड। और कोप को लेके अगर किसी की भी कोई कंफ्यूजन थी तो दैट शुड प्रीटी मच बी क्लियर नाउ। Okay, moving on from here, the next question is about the diploma certifications. Why do you think students opt for it, or they should opt for it? When should they consider certifications instead of masters or bachelor's programs in universities? अगर इस हवाले से थोड़ी सी आप गाइड कर दें स्टूडेंट्स को। जी, अच्छा इसमें ऐसे है कि जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स हैं इवन अंडरग्रेड पे भी नो डाउट वंस यू कंप्लीट द सर्टिफिकेट तो उसकी जॉब प्लेसमेंट्स आर रिलेटिवली लाइक क्लोज टू 100% जॉब प्लेसमेंट्स हैं। बट उसमें पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स की वीज़ा एक्सेप्टेंस बहुत कम है, क्योंकि आपके जीपीएस अगर 2.1 2.2 भी है तो बड़े इजीली आपको एडमिशन दे देते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट फिर उसमें फ़िल्टरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वीज़ा में। तो लाइक अगर 10 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो हैव लाइक 3 जीपीए और सो, तो 10 में से 3 या 4 के वीज़ाज़ लगते हैं इसके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए। वेयर एज अगर इफ द सेम स्टूडेंट्स वर टू अप्लाई विद द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस तो उनके 8 और 9 आउट ऑफ 10 शुड गेट द वीज़ा। तो मेन डिस्टिंक्शन ये है पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए कि वीज़ा रेशियो इज़ रियली पुअर। तो आप सारी एफर्ट्स पुट करते हैं, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीज़ा फाइल बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ नो स्पेसिफिक रीज़न आपकी जो है वो जेनेरिक रीजंस पे रिजेक्शन आ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो वी डोंट ओके, थैंक यू। रिकमेंड कि आप जी वी डोंट नॉर्मली रिकमेंड कि अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी में भी पॉसिबल है एडमिशन प्लेसमेंट तो आप डिप्लोमा चूज़ करिए। यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ मास्टर्स। बिल्कुल ठीक। Thank you for clearing that. Okay, moving on. What are your thoughts on the English language requirements of certain universities? As we have seen, कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एग्जाम्पशंस देती हैं। तो उस हवाले से अगर आप गाइड कर दें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या है, और कुछ यूनिवर्सिटीज अगर आप बता दें जो एक्सेप्ट कर रही हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अच्छा इसमें pretty much 70-80% of all the universities in Canada they accept English language proficiency at the graduate studies level. उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने वो क्राइटेरिया में राइट अवे लिखा होता है कि आपका अंडरग्रेड इंग्लिश में है तो ऑल यू नीड इज़ समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांगती हैं एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपकी पास्ट यूनिवर्सिटी से, जो कि बेसिकली आप बस उस पर यूनिवर्सिटी को एक टेम्पलेट दे देते हैं कि मुझे ये मेंशन कर दें कि मेरी स्टडीज़ वर इन इंग्लिश। तो ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर ऑलराइट। एक है वर्ल्ड हायर एजुकेशन डेटाबेस WHED। अगर आपकी WHED। यूनिवर्सिटी जी अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में मेंशन्ड है तो फिर तो आपको वैसे ही काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ से चेक करती हैं, उस पर एग्जामेशन दे देती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना है, काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बिल्कुल ठीक। ये आपको चेक करना चाहिए ग्रेजुएट स्टडीज़ की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में। समटाइम्स प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स में मेंशन्ड होता है, समटाइम्स ग्रेजुएट स्कूल की रिक्वायरमेंट्स में मेंशन्ड होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ले सकते हैं, एग्जामेशन ले सकते हैं उसकी बेस पे। ऑलराइट। और ये जो लेटर हम यूनिवर्सिटी से लेंगे इसमें स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ने क्या मेंशन करना है कि लाइक द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, या उसके अलावा भी लाइक एग्जाम्स का भी कुछ मेंशन करना है लाइक एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश? Basically the medium of instruction was English. ओके, दैट शुड सफाइस। ओके, जी ठीक है। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच अबाउट द entry requirements. Now moving on from here, one of the most critical elements is the admission SOP. स्पेशली जी अगर हम ग्रेजुएट लेवल पे बात करें तो वी हैव सीन मैनी अ टाइम्स दैट स्टूडेंट्स हैव लेस देन 3 CGPA, लेकिन अगर उनका SOP इज वेरी गुड तो उनका एडमिशन हो जाता है। अदर फैक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप एडमिशन SOP के हवाले से कुछ थोड़ा सा गाइड कर दें, लाइक व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड एडमिशन SOP? जी इसमें एडमिशन प्रोफाइल में आप अपने अदर देन योर क्रेडेंशियल्स जो कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है, इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी को आपकी रेज्यूमे प्लस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करते हैं।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैवीली सिर्फ रेज्यूमे पे रिलाई करती हैं। फॉर एग्जांपल विंडसर के इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा है, वो तो सिर्फ आपसे रेज्यूमे मांगती हैं। तो एक तो आपकी रेज्यूमे शुड बी टॉप नॉच। आप उसको गूगल पे चेक करें, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की रेज्यूमे कैसी होनी चाहिए, उसमें एजुकेशन की डेट्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्टिविटी के साथ। आपकी कोई All वॉलंटियर right. एक्टिविटी है, एक्सपीरियंस है, तो मंथ एंड ईयर, स्टार्ट और एंड। कोई आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स कोर्सेज वगैरह किए हैं उसके साथ भी। बेसिकली विद एवरी एक्टिविटी आपने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट मेंशन करनी है, तो उसको एक All क्रोनोलॉजिकल right. ऑर्डर में करें। फिर एस ओ पी साथ में आप लगाते हैं, जो कि विच आप उसको विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ योर रेज्यूमे, लेकिन एस ओ पी में आप बेसिकली एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जिसमें आप यू स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ योर बैकग्राउंड, और फिर एस ओ पी शुड बी कनेक्टेड स्टोरी। इट शुड इट शुड डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, कि वो आपके पहले दूसरे पैराग्राफ से रीड करने के बाद ही शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ द कंटेंट। तो इसमें आप अपना स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस को टच बेस करते हैं, फिर आप स्टार्ट इसमें उसको लिंक करते हैं अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के साथ कि वाई डू यू फील कि आपको अब ग्रेजुएट प्रोग्राम की नीड है। तो वो कैरियर प्रोग्रेशन कुड बी अ गुड रीज़न, फॉरेन एजुकेशन, ग्लोबल एक्सपोजर, नॉर्मली ये रीजंस आप मेंशन करते हैं उसमें। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, विच शोज़ के यू हैव वेल रिसर्च द प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग टू। आप उसमें कोर्सेज रिव्यू करें जो उस प्रोग्राम में कोर्स स्ट्रक्चर में ऑफर होते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में मेंशन करें कि व्हाट यू एम टू लर्न फ्रॉम दीज कोर्सेज। और फिर टुवर्ड्स द एंड आपके फ्यूचर गोल्स इम्पॉर्टेंट हैं कि वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस प्रोग्राम, तो how do you think this is going to equip you in your future professional and career goals? तो ये 4 to 5 पैराग्राफ्स हैं जिसको आप लिंक करके एक स्टोरी बिल्डिंग करते हैं। All right. SOP के हवाले से ये एक और क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड लेंथ ऑफ एन एडमिशन एसओपी? समटाइम्स तो आई नो यूनिवर्सिटीज ने मेंशन की होती है एक सर्टेन लिमिट है, वर्ड लिमिट है, बट व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द वर्ड लिमिट? वर्ड काउंट क्या होना चाहिए एक एसओपी का? नॉर्मली अगर तो मेंशन नहीं है, फिर अराउंड 1000 वर्ड्स इज अ गुड एस ओ पी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इससे कम मेंशन की होती है, कुछ ने इससे क्वेश्चंस में ब्रेक डाउन किया होता है, तो वो ईच क्वेश्चन 400 वर्ड्स बन रहे होते हैं, अप टू 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो अदरवाइज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं 300 वर्ड्स में आपकी एस ओ पी पे। तो बिल्कुल उसमें आप ठीक। स्पेसिफिकली आप भी इस पे ऐड कर लें कि आप उसमें एक्सपीरियंस को मेंशन करेंगे, और आप बेसिकली अपना रिलेट करेंगे उसको सिर्फ प्रोग्राम से। और अगर तो कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है, फिर अराउंड 1000 वर्ड्स इज अ गुड एसओपी। Okay, so 1,000 word is pretty much an ideal limit. All जी। right. The next thing that we have to discuss is why is it so important to apply early in Canada? जिस तरह से हमें पता है कि कनाडा में मोस्टली स्टूडेंट्स को इफ देयर प्रोफाइल इज रियली स्ट्रांग, तो उनको विद इन 1 मंथ ऑफर आ जाता है, एंड समटाइम्स इवन अर्ली देन दैट। तो उस हवाले से बता दें कि कनाडा का एडमिशन सिस्टम किस तरह से वर्क करता है एज फार एज द सीट फिलिंग इज कंसर्न्ड फॉर द प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अराउंड 8 और 9 आउट ऑफ 10 यूनिवर्सिटीज़ वो एडमिशन कर रही होती हैं रोलिंग बेसिस पे। उसकी तरफ मैं आता हूँ। एक और चीज़ कनाडा में, क्योंकि वीज़ा रेशो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं, वीज़ा में टाइमलाइंस वेरी करती हैं, इसलिए नॉर्मली प्रोग्राम में जो स्टार्ट हो जाती है इनटेक में एडमिशन एप्लीकेशंस, वो 8 to 10 मंथ्स इन एडवांस ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट डेट हो जाती हैं। लेट्स से अभी फॉल 24 सितंबर 2024 में जो प्रोग्राम स्टार्ट होने हैं, उसकी एडमिशन एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज़ ने अक्टूबर में स्टार्ट कर दी थी। तो बिल्कुल। इसमें ये है कि आप इसके साथ अब एडमिशन्स होते हैं रोलिंग बेसिस पे। बाय रोलिंग बेसिस वी मीन के लेट्स से आपने एप्लीकेशन सबमिट की, वो आपकी एप्लीकेशन को 4 to 6 वीक्स में रिव्यू करके डिसीजन दे देंगे। अगर आप डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स से यू गेट एन ऑफर और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक सीट फिल हो जाती है। अब रिमेनिंग सीट्स के लिए वो एप्लीकेशंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो एज़ अर्ली एज़ यू अप्लाई, तो आपको ये फ़ायदा है कि आप
कम जीपीए के साथ आई हैव सीन स्टूडेंट्स बीइंग प्लेस्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरीज इंजीनियरिंग प्रोग्राम व्हिच इज अ वेरी competitive one with like बिल्कुल 2.97 2.98 around 3 GPA काफ़ी इजीली अगर दे सितंबर अप्लाई अक्टूबर अर्ली। में अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेनिफिट है आपको कि इवन आप राइट अवे अप्लाई कर लें, इनटेक ओपन होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तो लाइक कैलगरी स्टूडेंट्स आर लाइंड अप बाय द टाइम द एडमिशन एप्लीकेशन ओपन, तो बिल्कुल वहाँ ठीक। आपको बेनिफिट मिल जाता है। So in some way we can say कि this is the reason कि sometimes कुछ universities के admissions early close हो जाती हैं। Like एग्जैक्टली अगर उन्होंने कोई deadline दी भी है तो seats got filled early तो वो admission close हो जाते हैं। बिल्कुल, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस विद वेंचर यूनिवर्सिटी। वेंचर Yes, तो बल्कि फॉल 2024 के बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने मई में आई थिंक ऑफर्स दे दी थी, 2000 yes, एप्लीकेंट्स yes, की ऑफर आई हुई थी। तो वो अब बिल्कुल ऐसे ही। जी, तो समटाइम यूनिवर्सिटी ने अपने पेज पे मेंशन किया होता है कि डेडलाइन इज अराउंड लेट्स से दिसंबर और जनवरी, लेकिन वो प्रोग्राम फिल होके ऑलरेडी नवंबर में ही क्लोज हो चुका होता है। बिल्कुल। एंड स्टिल आई फील कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया है उसकी फॉल 24 की डेडलाइन इज 1 दिसंबर, लाइक जी, इन 2023, तो ऑल राइट, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। हाँ दैट्स लाइक अच्छा, 9 months in advance of the program. एग्जैक्टली 9 मंथ अर्ली, बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने, बल्कि कनाडा में आई वुड से काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने काफी कंक्रीट अपनी जो टोटल ट्यूशन फी है वो लिस्ट नहीं की हुई वेबसाइट्स पे। लाइक समटाइम्स वो ऑफर लेटर के साथ बता रही होती हैं, या यू विल हैव टू रीच आउट टू सर्टेन ईमेल एड्रेसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो अगर हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की टोटल प्रोग्राम 1 ईयर फी एसटीएस के लिए जो रिक्वायर्ड है नहीं पता चल रही, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? अच्छा, इसमें दो प्राइमरी फैक्टर्स हैं। एक तो जो अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी पर क्रेडिट आवर, प्लस उसमें इंटरनेशनल सब इंटरनेशनल डिफरेंस ऐड होता है। इंटरनेशनल डिफरेंशियल भी कहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। बेसिकली एक वो पर क्रेडिट आवर फी बताते हैं, प्लस बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये एक ऑलराइट, फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये होता है कि फुल टाइम एनरोलमेंट, कि आपके इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम में फुल टाइम एनरोलमेंट के लिए कितने कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली आपको 1 साल की फुल टाइम एनरोलमेंट की ट्यूशन फी पे करनी है। अब इसमें फुल टाइम एनरोलमेंट का मतलब कि आपके 2 कोर्सेज ग्रेजुएट स्टडीज़ में आपको फुल टाइम कंसिडर कर होते हैं आप। तो फॉल में आपके 2 कोर्सेज हो गए, विंटर में आपके 2 कोर्सेज। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको समर ऑफ देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसमें भी आपकी एनरोलमेंट रिक्वायर करती हैं। तो इन दैट केस आपका एक प्रोग्राम, एक कोर्स या 2 कोर्सेज उसमें बनते हैं। अब समर इज़ नॉट मैंडेटरी टू एनरोल, लेकिन बिकॉज ऑफ द एसटीएस रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, वो फिर आपकी 1 ईयर फी इसी तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि आप समर में भी एक कोर्स ले रहे हैं। तो समटाइम्स इट्स 5 कोर्सेज, ऑन दी अदर हैंड समटाइम्स इट्स 6 कोर्सेज। अब इसमें गुड प्रैक्टिस है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस एप्लीकेंट्स से, ग्रुप्स हैं पी कैस में, आप पूछ सकते हैं। आप प्रीवियस एप्लीकेंट से पूछ लें कि इसकी आपने फर्स्ट ईयर ट्यूशन फ़ी क्या पे की थी। अब फॉर इंस्टेंस बिल्कुल। विंडसर, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर, उन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है कि हमने इसकी फुल टाइम एनरोलमेंट के लिए यू नीड टू एनरोल बैक टू बैक 3 सेमेस्टर्स, राइट। वो 16 मंथ्स का प्रोग्राम कंसिडर करते हैं, उससे 4 सेमेस्टर्स। अब इन दैट केस द ट्यूशन फी कम्स अप टू बी $30,000, 10 मोर और लेस 10,000 ईच सेमेस्टर। लेकिन विद एवरी एप्लीकेंट $20,000 वो फ़ी पे करते हैं। और लाइक आई हैव सीन अराउंड ओवर 40 स्टूडेंट्स कि जिन्होंने 20,000 अपनी फ़ी पे की और उनको वीज़ा एक्सेप्टेंस है। तो अब ये है कि आप बिल्कुल। एक तो द आइडियल प्रैक्टिस है कि आप प्रीवियस पास्ट एप्लीकेंट से पूछ लें। सेकेंडली समटाइम्स यूनिवर्सिटी पॉलिसी चेंज करती है गोइंग फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट इनटेक, जैसे मेमोरियल ने काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस की। यस, पहले यस, यस, पहले उनकी फ़ी अराउंड 15,000 थी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इवन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स भी। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल। मेंशन कर दिया है कि आपको वो एक सप्लीमेंटल फ़ी, उन्होंने अपनी फ़ी को ब्रेक किया हुआ है, सप्लीमेंटल फ़ी प्लस जो है नॉर्मल ट्यूशन फ़ी।
तो अब वो अराउंड बिल्कुल 70-80% ऑफ द प्रोग्राम फ़ी आपसे डिपॉजिट लेते हैं। जहाँ एग्जैक्टली 26,000 टोटल है तो आई थिंक 21 पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली एंड इन सम केसेस इवन 25 in some cases. अच्छा, सही सही। Yes. तो ये है Yes. फ़ी कैलकुलेशन के लिए। आप अगर पर क्रेडिट आवर जाएंगे तो नॉर्मली कैलगरी है, सस्केचुअन, ऑटवा, रेजाइना, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रीटी मच जो आपकी टोटल फ़ी बन रही है उसका हाफ पे कर सकते हैं, मतलब 5 कोर्सेज की पे कर सकते हैं। बिल्कुल बट ठीक डू वॉच आउट फॉर द ट्यूशन फ़ी एज़ पर एसडीएस रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिल्कुल एप्लीकेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हो जाते हैं इस बेस पे कि आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो कम्प्लीटली पेड नहीं है। बिल्कुल ठीक सो बेसिकली इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू रीच आउट टू योर डिपार्टमेंट स्ट्रेट अवे और उनको मेंशन कर दें कि हमने एसटीएस कैटेगरी करनी है तो हाउ मच शुड वी पे हाँ, दैट्स अ गुड बिल्कुल प्रैक्टिस एज़ वेल। बिल्कुल अच्छा जी the next thing is what are your suggestions for the students who have CGPA less than 3 like we know कि कनाडा की most of the universities they say अगर हम मास्टर्स लेवल की बात करें तो वो ग्रेजुएट लेवल पे कहते हैं कि either you have to show 3 CGPA या 70% and हुँ, similarly undergrad level पे at least 60% recommend करते हैं but at times I believe 60 से less पे भी students के एडमिशन हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में हुँ। तो उस हवाले से व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट अच्छा, इसमें क्योंकि पाकिस्तान का ग्रेडिंग स्केल इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लाइक कॉमसेट्स 2 पॉइंट 2.6 जीपीए या 2.7 को 70% पे रखा हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 3 जीपीए को 70 पे रखा होता है, कुछ ने 75% पे 3 को रखा होता है। अब कैनेडियन बिल्कुल है एजुकेशन स्केल के मुताबिक 70% इज़ इक्विवेलेंट टू 3 और 3 जीपीए इज़ इक्विवेलेंट टू 70%, अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का स्केल लेट्स से 2.7 पे 70 है तो कैनेडियन एजुकेशन के मुताबिक वो आपका 3 जीपीए कंसिडर होगा। तो इन दैट बिल्कुल केस ठीक आपको डिपार्टमेंट से या यूनिवर्सिटी के से उससे रजिस्ट्रार ऑफिस से अगेन एक लेटर लेना है जो आपकी परसेंटेज इक्विवेलेंसी लेटर जिसे कहते हैं, उसका भी एक सिंपल टेम्पलेट है। वो यूनिवर्सिटी आपको मेंशन कर देती है कि आपका जीपीए लेट्स से इट इज़ 2.75 इज़ इक्विवेलेंट टू 71 और 72%। तो फिर आप वो लेटर अटैच करते हैं ट्रांसक्रिप्ट के साथ मर्ज करके और आप वो उसके साथ अप्लाई करते हैं तो वो आपका बेसिकली फिर 3 से ऊपर कंसिडर होता है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है उनकी बिल्कुल बॉर्डर लाइन अराउंड 3 जीपीए है। लेकिन अगर आपका जीपीए 2.5 से 3 के दरमियान भी है और विच अगर आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो 65 प्लस 67 68% भी है। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको अगेन अर्ली एप्लीकेशन के साथ या नॉर्मली भी इफ़ दे हैव सीट्स तो वो इस जीपीए को कंसिडर करती हैं। इसमें कुछ आप भी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट प्रोग्राम्स की मेंशन कर दें कि अगर जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में जो अंडर 70% पे बिल्कुल एक्सेप्ट करती हैं। Laurentian is one of the university जो if your CGPA is less than 3 लेकिन आप परसेंटेज इक्विवेलेंसी शो कर सकते हैं तो you can get admission और विंडसर का I have seen two cases most recently one of the student he had 2.7 CGPA and he got admitted to the Masters of Engineering in Windsor राइट। which is very rare super rare I would say और जी। एक विंसर का एक और केस है दैट वाज 2.8 समथिंग और उनका मास्टर ऑफ मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन हुआ था सिमिलरली लेक हेड इज अनदर इंस्टीट्यूट जहाँ पे अगर आप समहाउ यू आर एबल टू शो कि आपकी परसेंटेज 70% से ज्यादा है तो दैट वुड बी ग्रेट राइट। इसमें काफ़ी सारे हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम्स के लिए हेल्थ साइंसेस के लिए वैसे भी स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं तो दे आर नॉट फेमिलियर कि उनको किस उसमें करना चाहिए क्योंकि मोस्टली थीसिस बेस्ड होते हैं। इसमें प्रोग्राम ट्रिनिटी ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में है मास्टर ऑफ आर्ट्स लीडरशिप इन हेल्थ केयर। ये काफ़ी अच्छा यस प्रोग्राम है। इसकी प्लेसमेंट्स फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स इस प्रोग्राम के साथ बहुत अच्छे हैं और ये नॉर्मली अराउंड 65% भी ले लेता है और स्पेशली पाकिस्तान में मेडिकल बैकग्राउंड्स के साथ क्योंकि परसेंटेज स्केल काफ़ी लो होता है
बिल्कुल like 50 to बिल्कुल ऐसे ही 60% is considered an average average जो है वो grades. ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द तो बैच, बिल्कुल हम्म, ऐसे ही है। तो उस केस में ट्रिनिटी वेस्टर्न इज अ गुड ऑप्शन फॉर हेल्थ रिलेटेड बैकग्राउंड्स. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, लास्टली द क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एंड ऑफ टुडे। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं काफी ज्यादा क्वेश्चन, उसकी तरफ चलेंगे। हाउ कैन अ स्टूडेंट एनहांस द चांसेस? like I think you have pretty much answered this in terms of percentage equivalency, और एसओपी का भी आपने गाइड किया है, रेज्यूमे का भी आई थिंक आपने मेंशन कर दिया है। द लास्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, उस पे अगर आप थोड़ा गाइड कर दें कि हाउ इम्पोर्टेंट इज अ गुड रेफरेंस लेटर फ्रॉम समवन। जी, reference letter play an equal role as your other qualifications and requirements of the admission application. Letter of recommendations do stand can make your application stand out अगर वो किसी specific चीज़ में वो लैग कर रही है. फॉर एग्जांपल ग्रेड्स थोड़े से कम हैं, अगर तो अच्छी प्रोफाइल है फिर तो एवरीथिंग गोज गुड, वो तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस वगैरह और वो एवरीथिंग कवर्स अप. लेकिन अगर थोड़ी सी वो आपको वहाँ पुश चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डेफिनेटली वो एक इट मेक्स अ डिफरेंस. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉर्मली आप प्रोफेसर्स को अच्छे प्रोफेसर्स को रीच आउट करें. समटाइम्स जिनकी फॉरेन क्वालिफिकेशंस होती हैं दे आर pretty much familiar with the significance of recommendation letter और उसको काफ़ी थॉरो लिखते हैं कि वो आपकी कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल एम्फसाइज करते हैं कि अगर आप एकेडमिकली किसी स्पेसिफिक ग्रेड्स वगैरह में लैग कर रहे थे तो हाउ दे थिंक कि this isn't the criteria which should be evaluated in your case. It shouldn't be relied on as much as कि आपका overall आप उसमें they can give you a really strong edge जिसमें उनकी recommendation can make a difference. नॉर्मली बिल्कुल आपको ठीक। ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए आई थिंक 2 चाहिए होते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स, जिसमें से एक एकेडमिक होना ज़रूरी है और अगर आप रिसेंटली जॉब कर रहे हैं तो एक आपके एम्प्लॉयर से भी हो सकता है. और दोनों सारे रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो एकेडमिक भी हो सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली. प्रेफर्ड बिल्कुल ज़्यादा ठीक, एकेडमिक ही होते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल आपके ठीक। पास एकेडमिक गैप आ गया है और नहीं है अवेलेबिलिटी तो फिर आप वर्क प्लेस से अपने किसी भी सीनियर का यूज़ कर सकते हैं. All right. Thank you so much, Basit, for answering all the questions. Right now we're going live on Facebook and Insta both. तो पहले Instagram से कुछ questions ले लेते हैं and then we'll move towards Facebook. So one student has asked, if I improve my CGPA, will it affect my profile? Like अगर हम कोई अपने courses repeat कर लें to enhance the CGPA, so how much would it impact in terms of admission? अच्छा, इम्प्रूविंग कोर्सेज कुड एक्चुअली नेगेटिवली इम्पैक्ट योर केस. उसमें ये होता है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बैकलॉग लिमिट रखी होती है कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज से ज़्यादा आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए. बैकलॉग फेल्ड रिपीटेड कोर्सेज को भी कहते हैं और इम्प्रूव्ड कोर्सेज को भी कहते हैं. तो जीपीए अगर आपका 3 से ऊपर है या 3 के करीब है तो इट इज़ नेवर रिकमेंडेड अनलेस कि आपका जीपीए इतना कम है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस नहीं देगी. इन दैट केस आप उसे इम्प्रूव करें तो वो इट मेक्स सेंस, लेकिन अदरवाइज जीपीए को पुश करने के लिए इम्प्रूव करना इज़ नॉट अ गुड मेजर. Okay. आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. So basically कनाडा में बैकलॉग वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कोर्सेज बेशक रिपीट करें बेशक इम्प्रूव करें. तो सर्टेन यूनिवर्सिटीज हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विंसर जो है वो 3 से 4 आई थिंक अलाउ कर रहा होता है बैकलॉग. सिमिलरली लेक हेड भी 5 से ज्यादा अलाउ नहीं करता. तो इन दैट रिगार्ड इट्स नॉट रिकमेंडेड. Okay, the next question is that I have a condition in my offer UNB से, तो should I apply for visa with this offer? अगर आपके ऑफर लेटर में कोई कंडीशन है, लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज कंडीशन है या कोई फाउंडेशन सेमेस्टर में आपने कोई कोर्स पढ़ना है, तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट?
फाउंडेशन के कोर्स की कंडीशन के साथ भी वीज़ा रेशो थोड़ी सी इम्पैक्ट होती है, तो बेहतर है कि आप ऐसे ऑफ़र के साथ अप्लाई करें जिसमें फाउंडेशन ईयर की कंडीशन ना हो। लेकिन अदरवाइज़ दूसरी जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज की कही, तो आई थिंक वो आपको वीज़ा के लिए भी अगर आप एसडीएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लियर करनी है, तो आप उसको आई थिंक क्लियर करके वीज़ा अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक. Okay, let's take the last question from Instagram. Can we apply spouse visa together for masters in Canada? Admission related नहीं है question वैसे. Like spouse के साथ masters के लिए apply कर सकते हैं. Like किस चीज़ अच्छा, पे depend इसमें करेगा? हाँ, इसमें थोड़ा-सा आपका वीज़ा केस वीक हो जाता है कि आपके होम टाइज़, फैमिली टाइज़ जो हैं, वो वाला पार्ट वीक हो जाता है कि आप स्पाउस के साथ मूव कर रहे हैं योर मोबाइल, तो देयर इज़ अ चांस कि आप स्टडीज़ के अलावा आपकी इंटेंशंस होंगी या यू वुडंट बी अ बोना फाइड स्टूडेंट। तो इस केस में नॉर्मल प्रैक्टिस और रिकमेंडेशन भी यही है कि आप अपना अप्लाई करें एज अ स्टूडेंट ओनली बाय योरसेल्फ। आप इसको पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं सेम फैक्टर को कि योर स्पाउस एंड योर फैमिली इज़ इन पाकिस्तान, तो दिस गिव्स यू गो अहेड कि आप जो है वो स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ के उससे गोल से जा रहे हैं। जब आप कनाडा आ जाते हैं तो आप एक सेमेस्टर में ही, जब पहले सेमेस्टर में ही एनरोल्ड हैं, तो आप तब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें। उसकी अप्रूवल रेट इज़ लाइक 90%। वो तो इफ़ देयर इज़ नो इशू इन द एप्लीकेशन तो फिर वो आपका 100% अप्रूव हो जाता है। बस ये है कि उसमें 2 से 3 महीने या 4 महीने की टाइमलाइन है कि जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, इतना टाइम लग जाता है। बिल्कुल ठीक. Okay, moving towards the questions on Facebook. The first question that I can see here is visa dependent on university? यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन किस हद तक मैटर करती है? इसमें जो तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली कनाडा में जो हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही हैं, तो उसमें फिर वीज़ा रेशो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो डेफिनेटली वो तो वैसे ही अच्छी होती है। लेकिन विद एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी नॉर्मली वीज़ा रेशो ठीक होती है। कॉलेजेस के साथ इशू है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी है। बिल्कुल ठीक. जैसे ये लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी है लॉरेंशियन है, एक दो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिशप यूनिवर्सिटी, इनकी रैंकिंग वाइज तो ये काफ़ी कम कंसिडर होती हैं विद इन द टॉप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, लेकिन इसकी वीज़ा रेशो सब यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली इनकी काफ़ी अच्छी है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई ऑल्सो हैव two universities to name here. There is सेनेटर फ्रॉम कनाडा जिसने रिसेंटली ट्विटर पे एक लिस्ट शेयर की थी. विल ट्राई टू अपडेट ऑल द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड एज वेल इन फ्यूचर सेशंस. उसमें उन्होंने एक लिस्ट रिलीज की है ट्विटर पे जहां पे उन्होंने 2022 और 23 की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट शेयर की है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस रेट. तो जिस तरह से आपने लोरेंशियन का और बिशप का जिक्र किया है, इसी तरह से यॉर्कविले एंड एल्गोमा, टू मोर यूनिवर्सिटीज जो मैं कहूंगा कि परहैप्स नॉट रेटेड अमंग द फाइनेस्ट, लेकिन इन दोनों की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर. राइट, अच्छा ठीक है, जी, आप उसका लिंक नेक्स्ट. वगैरह कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा। जी मैं कमेंट्स में ऐड कर देता हूँ, उसका लिंक कमेंट्स में ऐड कर देता हूँ. Acha, there are way too many questions, and I believe we'll not be able to take all of them. Let's take two more questions. The first one is, can you tell us about the PhD opportunities in Canada? पीएचडी और जो रिसर्च बेस्ड फंडेड मास्टर्स होते हैं वो उनका प्रोसीजर कनाडा में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। पीएचडी के लिए तो सभी आपको डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई नहीं करते, लेकिन मास्टर्स भी मोस्टली में यही है कि आप पोटेंशियल सुपरवाइजर्स को रीच आउट करते हैं। उसमें अब ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है जिसमें वो इंटेंडेड प्रोफेसर का एरिया ऑफ रिसर्च स्टडी करते हैं
उसकी पब्लिकेशंस, उसका जो रिसेंट वो है स्पेसिफिक वर्क ऑफ रिसर्च किस फील्ड डोमेन में है, अब उसको उससे अपनी प्रोफाइल अलाइन करके रीच आउट करते हैं। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपका प्रायर रिसर्च बैकग्राउंड है, विच कुड बी आप कुछ महीने 2-4 महीने भी पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के साथ काम कर लें। दैट गिव्स यू रियली गुड एज टू सिक्योर अ रिसर्च बेस्ड पोजीशन। अब वो प्रोफेसर्स को रीच आउट करते हैं, हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में फैकल्टी में मेंशनड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये भी मेंशन किया होता है कि कौन से प्रोफेसर्स जो हैं वो दे आर एक्टिवली सीकिंग स्टूडेंट्स, कौन से होते हैं कि वो सिर्फ इंक्वायरीज ले रहे हैं, और अगर वो प्रोफेसर ऑलरेडी एंगेज्ड है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये सारा नॉर्मली उनकी प्रोफाइल पे मेंशनड होता है। अब उनको रीच आउट करते हैं विद योर रेज्यूमे, अ लिटिल स्मॉल प्रपोजल, जो कि बहुत डिटेल्ड नहीं होता, लेकिन और जस्ट टू ग्रैब दी अटेंशन ऑफ द इंटेंडेड प्रोफेसर, वो आप ईमेल में मेंशन करें। इट कुड बी 600 to 800 वर्ड्स इज गुड इनफ फॉर अ प्रपोजल। अब डिफरेंट बिल्कुल प्रोफेसर्स ठीक। को रीच आउट करना स्टार्ट करें। जो प्रोफेसर इंटरेस्टेड होगा ही विल गेट बैक टू यू विद एन इंटरव्यू ऑफर, और वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसके बाद वंस द प्रोफेसर थिंक्स कि यू आर राइट फिट फॉर हिज रिसर्च पोजीशन, फिर वो आपको डायरेक्ट करते हैं कि अब आप फॉर्मल एडमिशन अप्लाई करें। तो उसका बिल्कुल ये ठीक। फ़ायदा भी है कि यू नो कि यू आर गेटिंग एक्सेप्टेड इनटू दिस प्रोग्राम। This is the common or normal practice in Canada to secure research based masters as well as PhD. सो बेसिकली अगर आपको सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो दैट्स प्रीटी मच द एडमिशन सॉर्टेड, लाइक हाँ, इन उसके बाद ये मोस्ट कि इन मोस्ट केसेस। अनलेस कि आप अपनी एडमिशन एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक ना करें, लाइक यू स्टिल बिल्कुल हैव ठीक। टू फिल द एडमिशन एप्लीकेशन, फिर बिल्कुल इट इज ठीक। नॉर्मली गारंटेड एक्सेप्टेंस फॉर यू। बिल्कुल ठीक। Okay, the last question from the comments today. Like I said, apologies to everyone. We cannot take all the questions in this session. Inshallah, we'll answer your queries in the PCAS group. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो जो लिस्ट है जो यूनिवर्सिटीज के एक्सेप्टेंस रेट्स की है, रेशो की है, वो भी इंशाल्लाह मैं PCAS में शेयर कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ अ पोस्ट। Okay, the last question is: do the result of last 4 semesters matter more than the first 2 years? This could definitely matter, but it depends on institute to institute. कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो कंसिडर ही सिर्फ लास्ट 2 years का जीपीए करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, वो आखिरी 4 सेमेस्टर्स का जीपीए देखती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ लास्ट 2 सेमेस्टर्स का भी देखती हैं। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा इज़ वन ऑफ देम। ये अपना एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में आपको नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी के पेज पे मिल जाएंगी। अगर ऐसा है कि वो सिर्फ नॉर्मली जीपीए की, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एक जीपीए कैलकुलेशन शीट भी फिल करवाती हैं जिसमें आप लास्ट बिल्कुल 20 कोर्सेज का मेंशन करते हैं जीपीए, और उसकी एवरेज आ जाती है। तो या डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ लास्ट 2 years का जीपीए देखती हैं। अगर वो आपका 3 से ऊपर है, ओवरऑल आपका 2.5 भी है, तो दैट is what will be used in that would be a huge evaluation. plus. जी, बिल्कुल ठीक। I guess let's call it a day. Thank you so much, Basit, for taking the time out. वेलकम। इसके अलावा अगर Uh, कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए तो वो वी विल कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस देम इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह PCAS में भी I'll share that list, और perhaps उसके comment section में we can answer all the queries. Thank you so much again, and see you all in the next podcast of the Canpac Learning. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।